टॉप 10 खबरों की शुरुआत आज ऑटो सेक्टर से करेंगे, जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। एक्सपो को 3 जगह दिल्ली के भारत मंडपम, यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। बताएंगे कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में क्या खास सुविधाएं देने का वादा किया है। हालांकि उनका घोषणा पत्र 3 चरणों में जारी होगा। बात होगी पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया गया है। बताएंगे कि महाकुंभ में साधु संतों के समागम के बीच सरकार और विपक्ष में किस तरह की जुबानी जंग चल रही है। साथ ही बात होगी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी की, जिसमें आज कई नक्सलियों को ढेर किया गया है। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों पर विस्तृत से चर्चा होगी, तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 10 की पहली खबर ऑटो सेक्टर से जुड़ी है, जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़े भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जीतन राम मांझी, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी समेत कई बड़े नेता और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद रहे। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त है और भविष्य के लिए तैयार भी है। देश की ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल में लगभग 12% की दर से आगे बढ़ी है। इतनी कई देशों की आबादी नहीं है जितनी भारत में हर साल गाड़ियां बिक रही हैं। इस एक्सपो को 3 जगह दिल्ली के भारत मंडपम, यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। यह एक्सपो मोबिलिटी से जुड़ी सभी कंपनियों को एक मंच पर लाएगा। इसमें कार निर्माता, कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियां अपनी नई तकनीक दुनिया के सामने पेश करेंगी। एक्सपो में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव गाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा। इसकी शुरुआत 17 जनवरी यानी आज मीडिया के लिए है, जबकि 18 जनवरी को ये इवेंट खास मेहमानों के लिए रहेगा। आम लोग इसे 19 जनवरी से 22 जनवरी तक देख सकते हैं। यह इवेंट पूरी तरह से फ्री है, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी खबर दिल्ली चुनाव से जुड़ी है। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली चुनाव के लिए संकल्प पत्र को जारी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत दिल्ली सरकार अलग से 5 लाख का बीमा करेगी, जबकि 5 लाख का बीमा केंद्र सरकार देगी। 70 लाख से अधिक आयु के लोगों को 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 दिए जाएंगे। नड्डा ने कहा कि गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर में 500 की सब्सिडी दी जाएगी। होली और दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। महिला सम्मान का जो वादा किया गया है वो पूरा किया। समाज के हर वर्ग पर हमारा फोकस है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि 60 से 70 साल के लोगों की पेंशन में 500 की बढ़ोतरी की जाएगी। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों और अन्य श्रेणी के लोगों को 2500 के बजाय 3000 पेंशन दी जाएगी। बता दें कि भाजपा अपना संकल्प पत्र 3 चरणों में जारी करेगी। आज उन्होंने पहला चरण जारी किया। संकल्प से सिद्धि की ओर जाना है, विकसित दिल्ली को आगे ले जाना है। भाजपा का संकल्प पत्र दिल्ली को आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जन कल्याण की चल रही वर्तमान योजनाएं उनकी सरकार बनने के बाद भी जारी रहेगी। योजनाओं से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उसमें सुधार किया जाएगा। उनको भ्रष्टाचार मुक्त भी किया जाएगा। अगली यानी तीसरी खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी है, जहां आज अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया है। भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई है। इमरान पर 10 लाख और बुशरा पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में इमरान को 6 महीने और बुशरा को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने यह फैसला अल कादिर ट्रस्ट में करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपए के भ्रष्टाचार मामले में सुनाया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजक जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की टीम मौजूद रही। फैसले का ऐलान होते ही पुलिस ने बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया है, जबकि इमरान खान पहले से ही जेल में बंद हैं। फैसले में इमरान खान को भ्रष्ट आचरण और अधिकार के दुरुपयोग का दोषी ठहराया गया है, जबकि बुशरा बीबी को अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दोषी माना गया है। न्यायाधीश ने
अधिकारियों को अल कादिर ट्रस्ट को सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। फैसले के बाद अदियाला जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चौथी खबर महाकुंभ से जुड़ी है। संगम में स्नान के लिए श्रद्धालु लगातार उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेणी के तट पर अद्भुत नजारे भी दिखाई दे रहे हैं। आस्था भक्ति के संगम में कहीं लोग साधु संतों के प्रवचन सुन रहे हैं तो कहीं बाबा एक से बढ़कर एक करतब दिखा रहे हैं। संगम तट पर बने अखाड़ों में नए नागा साधु बनाने के लिए पर्ची कटनी शुरू हो गई है। मौनी अमावस्या से पूर्व सातों शैव समेत दोनों उदासीन अखाड़े अपने परिवार में नए नागा साधु शामिल करेंगे। जूना अखाड़े में आज से ये प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। अब इस भव्य आयोजन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी सरकार की तारीफ की। संगम में स्नान के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान राकेश टिकैत ने महाकुंभ में साफ सफाई और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने पर प्रदेश सरकार और सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। वहीं अखिलेश यादव के महाकुंभ में सवाल उठाए जाने पर सपा मुखिया को करारा जवाब भी दिया। अखिलेश यादव के सवाल पर टिकैत ने कहा कि अगर भीड़ नहीं है तो भीड़ भेज दें। रेल फ्री है, बस फ्री है, टोल फ्री है, जो आना चाहे आ जाए। राजनीति को दूर रखकर यहां आना चाहिए। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा था कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से बड़ा धार्मिक आयोजन दुनिया में नहीं होता। ये सब बयान देकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं। पांचवी खबर नक्सल से जुड़ी है, जिसमें आज सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर और मारू बाका के जंगल में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने धड़ाधड़ नक्सलियों के कई विकेट गिरा दिए, जिसमें अभी तक 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इस एनकाउंटर में कुल कितने नक्सली मारे गए हैं, इसका अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। दरअसल सुरक्षा बलों ने बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर 3 जिलों के नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रखा है, जिसके तहत सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। बताया जा रहा है कि दक्षिण बीजापुर के जंगल में नक्सलियों की बड़ी बैठक हो रही थी। इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कैडर के हार्डकोर नक्सली शामिल थे। सुरक्षा बलों को जैसे ही नक्सलियों की मौजूदगी की खबर लगी, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इस फायरिंग में कई इनामी नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि घना जंगल होने की वजह से नक्सली वहां से भाग नहीं पाए। एनकाउंटर में खूंखार नक्सली हिडमा की पीपल्स लिबरेशन ग्रुप बटालियन को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। 3 जिलों के लगभग 1500 से ज्यादा जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। छठवीं खबर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में इसे फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस आदेश से आयुष्मान भारत योजना की बाट जो रही दिल्ली की जनता को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी में लागू किया जाना था। हाईकोर्ट के इस आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सिंघवी ने दलील दी कि राज्य सूची की 1, 2 और 18 एंट्री के तहत केंद्र की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार की शक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से परिभाषित किया है। सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू नहीं है। साल 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें PM आयुष्मान योजना को दिल्ली में भी लागू करने की मांग की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता करने का आदेश दिया था। 7वीं खबर आम लोगों से जुड़ी बेहद खास है। फर्जी कॉल्स और मैसेज को मैनेज करना आसान हो जाएगा। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल्स और मैसेज को रिपोर्ट करने के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय संचार और नॉर्थ ईस्ट विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम के दौरान ऐप को लॉन्च किया। दूरसंचार विभाग की वेबसाइट संचार साथी पर फ्रॉड से जुड़ी शिकायत चक्षु पोर्टल पर करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा
स्मार्टफोन यूजर फोन चोरी या गुम होने पर इसे ब्लॉक करवा सकते हैं। इस पोर्टल में 2 महत्वपूर्ण मॉड्यूल शामिल हैं, जिन्हें सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CIR है। इसके अलावा टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। दूरसंचार विभाग की इस सुविधा का इस्तेमाल अब मोबाइल पर ऐप के जरिए किया जा सकता है। प्ले स्टोर से संचार साथी ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी को ऐप के रूप में हर एक उपभोक्ता के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। इस पोर्टल की सफलता विश्वव्यापी रही है, जहां 9 करोड़ लोगों ने पोर्टल पर विजिट किया है। करीब 3.25 करोड़ फोन को डिस्कनेक्ट किया गया है। ये वे फोन थे जो गलत तरीके से रजिस्टर्ड हुए थे या फ्रॉड में भागीदार रहे थे। 11 लाख म्यूल के अकाउंट हमने फ्रीज किए हैं और 12,50,000 व्हाट्सएप अकाउंट भी डिस्कनेक्ट किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो 25 लाख फोन चोरी किए गए थे उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। उनमें से 15 लाख फोन को ट्रेस भी कर लिया गया है। संचार साथी ऐप एक पहरेदार की तरह सभी को सुरक्षित रखेगा। अब तक जो पोर्टल ने करके दिखाया है वो अब फोन पर और तेज गति से होगा। बता दें कि इस ऐप के माध्यम से मोबाइल यूजर ये जान सकता है कि उसके नाम पर धोखाधड़ी से और कनेक्शन लिए गए हैं या नहीं, और उसे ब्लॉक भी किया जा सकता है। 8वीं खबर देश और विदेश से जुड़ी है। भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार गहरे होते जा रहे हैं। इसी क्रम में बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोला गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने दूतावास का उद्घाटन किया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बेंगलुरु बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ये जरूरी था कि यहाँ अमेरिकी राजनयिकों का स्थायी दूतावास हो। मैं जब इस शहर में आया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि कब दूतावास खुलेगा। ये काफ़ी समय से लंबित था। बेंगलुरु को लेकर मेरी एक शर्त थी कि आप यहाँ अपना वाणिज्य दूतावास खोलो और मैं गारसेटी के गृहनगर लॉस एंजल्स में स्थापित करूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम अपना दूतावास लॉस एंजल्स में खोलने वाले हैं। एक वाणिज्य दूतावास कई उद्देश्यों को पूरा करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा यात्रा को सुविधाजनक बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि आज जब हम AI, इलेक्ट्रिक वाहनों, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं तो हमारे रिश्ते अब पहले से कहीं अधिक तकनीकी आधार पर होंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र अब विकसित हो रहा है, इसमें और अधिक सहयोग होगा। रक्षा भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 2 दशकों पहले हमारे पास अमेरिकी हथियार नहीं थे, आज हम अमेरिका में बने कई विमान उड़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा और शोध में भी अब और सहयोग की संभावनाएं खुल गई हैं। नई शिक्षा नीति के साथ मुझे उम्मीद है कि हम संयुक्त रूप से कैंपस बनाएंगे, छात्रों का आदान प्रदान होगा और अमेरिकी शिक्षा क्षेत्र का प्रभाव भी बढ़ेगा। 9वीं खबर फिल्म से जुड़ी हुई है। सैफ अली खान की हालत पर डॉक्टरों का बयान सामने आया है। डॉक्टर ने बताया कि सैफ जब अस्पताल में आए तो उनका शरीर खून से लथपथ था। वो अपने 8 साल के बेटे तैमूर के साथ बिना स्ट्रेचर के एकदम शेर की तरह वहां पहुंचे थे। रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से सैफ को अभी बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। हालांकि वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। फिलहाल वो खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें ICU से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वे पहले से अच्छे से चल पा रहे हैं। उन्हें ज़्यादा दर्द भी नहीं है। हालांकि इन्फेक्शन होने के डर से हमने उन्हें ज़्यादा चलने से मना किया है। दूसरी ओर खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था। पुलिस अभी उस शाहिद नाम के शख्स से पूछताछ कर रही है। बता दें कि मुंबई के ताड़देव पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम ने उसे फॉकलैंड रोड गिरगांव से हिरासत में लिया था। पुलिस के अनुसार शाहिद पर पहले से 4 से 5 हाउस ब्रेकिंग के मामले दर्ज हैं। इसका मतलब है कि ये शख्स पहले भी चोरी के लिए लोगों के घरों में घुस चुका है। फिलहाल हमलावर कौन है इस पर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में नई CCTV फुटेज भी सामने आई है। इसमें हमलावर को एक्टर के घर के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में शख्स सीढ़ियां चढ़ता दिखाई दे रहा है। शख्स ने नकाब बांधा हुआ है, काले कपड़े और चप्पल पहनी हुई है। ये शख्स 16 जनवरी की रात तकरीबन 1:37 पर सैफ के घर में घुसा था। इसके बाद लगभग 2:33 पर चोर को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा गया। उतरते हुए उसके चेहरे पर नकाब नहीं था। 10वीं यानी आखिरी खबर खेल से जुड़ी है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। जिन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया उसमें महिला निशानेबाज मनु भाकर, ग्रैंड मास्टर
डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपियन प्रवीण कुमार शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में खेल मंत्री मनसुख मांडविया और अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। 22 वर्ष की मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में ही हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 18 वर्ष के गुकेश सबसे युवा विश्व चैंपियन बने, जो पिछले साल शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक में भी सूत्रधार रहे थे। पैरा हाई जंपर प्रवीण ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। खेल रत्न के अलावा 34 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें एथलीट सुचा सिंह और पैरा तैराक मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेहतर कोचिंग देने के लिए 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, जिनमें बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच आर्मांडो एग्नोलो कोला को लाइफ टाइम वर्ग में शामिल किया गया। टॉप 10 खबरों का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।